हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं गुरमीत कौर आज 13.5 से इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ। चैप्टर 13 दैट इज साउंड। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम 13.5 से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। ये देखिए, तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा कि वाइब्रेशन जो होती है वो टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टू एंड फ्रो मोशन होगा वो वाइब्रेशन होता है। This motion is also called oscillatory motion. तो यही जो है ऑसिलेटरी मोशन की भी डेफिनेशन है। दिस यू हैव टू लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन एंड दिस मोशन, ये जो उसका मोशन है टू एंड फ्रो में, इसी को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। Now you have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period, है ना। जब कोई भी किसी चीज़ को आप धागे से बांधकर ऐसे छोड़ दीजिए, कोई भी बॉल ले लीजिए कुछ भी, और तो जब मीन पोजीशन से मूव करता है, ऑसिलेट करता है, और वो कितने टाइम पीरियड में करता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब एक सेकेंड में, पर सेकेंड, यस, पर सेकेंड वो कितना ऑसिलेशंस ले रहा है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है HZ। यस, ये आपको पता होना चाहिए। द सिंबल ऑफ हर्ट्ज इज this HZ. A frequency of 1 hertz in 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 times in 1 second, अगर वो 20 oscillations ले रहा है, 20 times oscillate कर रहा है एक सेकेंड के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? What would be its frequency? ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 20, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 oscillations per second, 20 oscillations per second है, इसलिए वो 20 hertz होगी। कितना होगी? 20 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सो यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम। कई बार हम कानों से सुनकर ही पहचान लेते हैं किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, कि किसकी आवाज़ है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि कैसे होता है। दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट। सारे ही साउंड्स कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम, एंड दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दैम। एंड हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट। वो क्यों डिफरेंट होते हैं, क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड और उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो अलग होती है। उनका एम्पलीट्यूड और उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ साउंड। हर साउंड में एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी रहेगी, तो ये अलग अलग होने की वजह से हम पहचान लेते हैं। सो कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसीज? यस, हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज। लाउडनेस और पिच क्या होती है? लाउडनेस होती है, पिच होती है। अभी आपको क्या करना है, कैसे मेटालिक टम्बलर ले लेना है, ऐसे कोई ग्लास ले लीजिए, टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून, और एक टेबल स्पून ले लीजिए। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली ऑन द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। ये जो ब्रिम है इसका ऊपर, यहाँ पे आपको धीरे धीरे से स्पून से स्ट्राइक करना है। ये थर्माकोल की बॉल ले लेनी है, ऐसे धागे से बांध लेनी है, और ये जो वाइब्रेट हो रहा है आपका ग्लास, तो यहाँ पर आपने उसको टच करना है। सो व्हाट विल हैपन, हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड, नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। अब जोर से मारिए, जोर से मारिए चम्मच को। इज द साउंड लाउडर देन व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड? हाँ, तो उसका डेफिनेटली जो साउंड है लाउड हो जाएगा। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। फिर से उस थर्माकोल बॉल को उसके रिम पर टच करिए। नाउ वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, और उसे वाइब्रेट, स्ट्राइक करिए बार बार, तो वाइब्रेट होगा। उससे जो आपकी थर्माकोल बॉल है वो कितनी दूर जाती है ये आपको देखना है। सो हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। तो यही मेजर करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को। सो नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन विथ सम फोर्स।
तो आपको ऐसे करके देखना है. कंपेयर ऑल द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ टम्बलर इन द टू केसेस. इन विच केसेस द एम्पलीट्यूड लार्जर, किस केस में लार्ज होगा? ऑब्वियसली जब आप उसको बहुत ज़्यादा तेज बैंग करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज उसको बजाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से जो है एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है जब वो चीज़ ज़्यादा वाइब्रेट करती है. लाउडनेस ऑफ अ साउंड is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. ये जो loudness of a sound होती है ना, ये proportional होती है किसके? square of amplitude के, amplitude of vibration के, जो वो sound produce करता है. So for example if the amplitude becomes twice, अगर amplitude double हो गया तो loudness क्या होगी? loudness increase करेगी by factor of 4 के साथ. ठीक है, loudness is expressed in a unit called decibel. तो ये डेसिबल में काउंट की जाती है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग में भी वाइब्रेशन होती है. देखिए सिर्फ 10 डेसिबल की, सिर्फ 10 डेसिबल की लाउडनेस होती है इसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेंट है, तो आपको नहीं सुनाई देता. सॉफ्ट विस्पर भी होता है अगर एट 5 मीटर 30 डेसिबल का, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं सुनाई देगा. नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है 60 डेसिबल की. बस बिजी ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत बिजी ट्रैफिक है, हॉर्न्स बज रहे हैं, वहाँ 70 डेसिबल तक. और एवरेज फैक्ट्री यानी कि 80 डेसिबल, ये अबव 80 डेसिबल जो है ये आपके कानों के लिए पेनफुल है. ये जो होती है बन जाती है नॉइज, शोर, and becomes physically painful. Now, loudness of the sound depends on its amplitude. Sound कितना loud है वो उसके किस पे depend करेगा? amplitude पे. ये याद रखिए. The loudness of sound depends on its amplitude. ठीक है. So when the amplitude of vibration is large, अगर amplitude बढ़ेगा vibration का, तो साउंड प्रोड्यूस तो लाउड हो गई. अभी हमने देखा ऊपर, जब चम्मच से तेज तेज स्ट्रक करेंगे मेटल टम्बलर को, क्या होगा? साउंड ज्यादा है और एम्पलीट्यूड भी ज्यादा था, वाइब्रेशन ज्यादा थी. सो व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूसेस फीबल. फीबल का क्या मतलब होता है? फीबल का मतलब होता है फेंट, यानी कि बहुत कम. नाउ कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट. अब छोटे बच्चे की आवाज को बड़े के साथ कंपेयर करके देख लीजिए. सो व्हेन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, लाउड इक्वल होंगे लेकिन दे डिफर इन सम वे. So let us see how. कैसे होता है ये सब? I wonder why my voice is different from that of my teacher. बूझो भी सोच रहा है कि मेरी आवाज टीचर से डिफरेंट क्यों है. The frequency determines the shrillness और pitch. अब ये दो और चीजें हैं जो आपके साउंड से कनेक्टेड है, shrillness और pitch of a sound. So if the frequency of vibration is higher, अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है. So we said that the sound is shrill. तो साउंड जो होगा श्रिल होगा. एंड हैज अ हायर पिच, उसकी पिच जो होगी बहुत ज्यादा हाई होगी, हायर पिच. तो ये याद रखिए, वाइब्रेशन इज हायर देन द साउंड इज श्रिल. ये देखिए, vibration is higher, sound is shrill and has higher pitch. Vibration is higher, sound is shrill and has a higher pitch. इसे याद करिए. If the frequency of vibration is lower, अब vibration higher थी, अब vibration lower हो गई, सब कुछ उल्टा हो जाएगा. Sound जो होगा shrill नहीं होगा. We say that the sound has a lower pitch. इसकी pitch जो होगी वो lower हो जाएगी, तो opposite हो जाएगा. अब ये कैसे है, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए. यहाँ पे एक ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा है. सो देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस व्हाट? ये देखिए, ये जो है आपकी पिच दिखाई गई है, यहाँ पे देखिए इसकी. सो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड. तो अ लो पिच्ड साउंड. ऑन द अदर हैंड अ व्हिसल हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी. फिर जब आप व्हिसल बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तेज होगी एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच. अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड. जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए, अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड, है ना, इसका हाई पिच्ड साउंड होगा. और लायन क्या कर रहा है यहाँ पे? लायन मेक्स अ लो पिच्ड साउंड. लो पिच्ड रोर, जो रोर करता है, दहाड़ मारता है, तो वो लो पिच्ड होती है. हाउएवर द रोर ऑफ अ लायन इज वेरी लाउड. वो आपको अच्छे से सुनाई देगी, बड़ी तेज दहाड़ मारेगा. वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल. वो इतना तेज नहीं होगा. लेकिन इस तरह से ये चीजें कैसे कनेक्टेड है? हाई पिच साउंड होने पर भी वो फीबल है, और ये लो पिच रोर होने पर भी वो लाउड है.
So every day you hear the voices of children and adults. Do you find any different in their voices? Can you say that the frequency of voice of a child is higher than that of an adult? है ना, कई बार बच्चों का साउंड कितना तेज होता है, तीखा सा होता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस तेज होती है, एडल्ट्स की नहीं होती है. यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी. अब वुमेन्स की वॉइस देखिए हायर फ्रीक्वेंसी में है, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए ज्यादा श्रिलर होती है ना, चीखना चिल्लाना ज्यादा सुनेगा देन दैट ऑफ अ मैन. तो इस तरह से ये डिफरेंसेस आ जाते हैं वॉइस में. आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उसकी श्रिलनेस कैसी है, उसका पिच कैसा है साउंड का. सो ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं? वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. अब हमें पता ही है कि बॉडी अगर वाइब्रेट, मैंने पहले ही बताया नो वाइब्रेशन नो साउंड, तो वाइब्रेटिंग बॉडी तो होती ही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड. कैन वी हियर द साउंड्स ऑफ वाइब्रेटिंग ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? तो क्या ऐसा है? देखिए, द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, दैट इज 20 हर्ट्ज, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर. अगर वो लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड है या 20 हर्ट्ज है तो वो आपका ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं करता. सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल. On the higher side, sounds of frequencies higher than 20,000 vibrations per second are also not audible to the human ear. Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो 20 हर्ट्ज से कम है तो हमें सुनाई नहीं देगा. अगर वो 20,000 यानी कि 20 के एग्जेट से ज़्यादा है तो भी हम 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी हमें सुनाई नहीं देगा. सो इन बोथ द केसेस द साउंड इज गोइंग टू बी नॉट ऑडिबल, इनऑडिबल. सो हमें जो सुनाई देता है वो होता है 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में. सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज. तो इसमें कौन होता है? इसमें डॉग होता है ना. कुछ और एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है. पुलिस के पास भी हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स होती है जो डॉग्स को सुनाई देती है, ह्यूमंस को नहीं. सो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स जो होती है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं लोग अल्ट्रासाउंड कराने, फैमिली टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग एनी मेडिकल प्रॉब्लम, तो उसमें भी जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज की. तो उसका भी साउंड देखिए कितना ज़्यादा होता है, इसलिए वो इनऑडिबल हो जाता है तो हमें तो सुनाई नहीं देता. आगे देखते हैं नॉइज एंड म्यूजिक. अब ये नॉइज क्या है और म्यूजिक क्या है? We hear different types of sounds around us. Is the sounds always pleasing? Does the sound sometimes cause discomfort to you? Some sounds are pleasant to the ear whereas some are not. Suppose construction work is going on in your neighborhood. Are the sounds coming from the construction site pleasing? तो वो आपके कानों को अच्छा लगता है? नहीं. Do you enjoy the sounds? No. Produced by horns and buses and trucks? नहीं. Such unpleasant sounds are called noise. जब भी कोई sound unpleasant होता है, आपके कानों को अच्छा नहीं लगता, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या बनती है? Noise. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? तो उसे हम कहेंगे noise, है ना. जब सब बच्चे एक साथ बोलते हैं तो हम उसे कहते हैं नॉइज. तो इरेगुलर वाइब्रेशंस होती है उसके अंदर तो वो नॉइज बन जाती है. ऑन दी अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड होता है वो बड़ा प्लीजिंग होता है ना. साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड. द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स म्यूजिकल साउंड. बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, बहुत तेज लगा दीजिए म्यूजिक को, तो क्या होगा? क्या वो मेलोडियस रहेगा? नो, वो मेलोडियस नहीं रहेगा. वो आपके साउंड कानों को अच्छा नहीं लगेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा. सो नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन. प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, है ना. और प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन. तो जब अनवांटेड साउंड होते हैं जो हमें नहीं सुनना, जो हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? नॉइस पॉल्यूशन बन जाते हैं. कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? तो इसकी ये देखिए, ये जो व्हीकल्स का साउंड है, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स का साउंड है, मशीन्स का साउंड है, लाउड स्पीकर्स का साउंड है. तो ये सब जो होता है
नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइस पॉल्यूशन, ये देखिए टेलीविजन कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ हो वो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ट्रांजिस्टर, रेडियो हाई वॉल्यूम पे जब बजते हैं। सम किचन अप्लायंसेज होती है और डेजर्ट कूलर्स भी होते हैं, कूलर बहुत आवाज़ करता है। एयर कंडीशनर्स भी समटाइम्स, पर इतना नहीं, लेकिन कूलर्स तो बहुत करते हैं। सो ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉइस पॉल्यूशन, तो ये सब चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती है नॉइस पॉल्यूशन में। सो व्हाट आर दी हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन तो है, कितना परेशानी होती है आप खुद ही देखिए जब नॉइस पॉल्यूशन हो रहा होता है तो लैक ऑफ स्लीप है, आप ठीक से सो नहीं सकते, लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, एनजाइटी हो जाती है, और बहुत बहुत तरह के हेल्थ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। So a person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. और जो लोग ऐसी चीज़ों से रोज ही continuously जो इन चीज़ों के एक्सपोजर में आते हैं तो उन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है, सुनने में दिक्कत होने लग जाती है। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन, अब हम इसे कैसे लिमिट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड। अब देखिए ये साइलेंसिंग डिवाइसेस होते हैं, कुछ साइलेंसिंग डिवाइसेस होते हैं, उन्हें लगाया जाता है एयरक्राफ्ट इंजन्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर, इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर, और कुछ होम अप्लायंसेज में भी ये होते हैं, तो जिससे जो है आपका साउंड इतना ज़्यादा श्रिल नहीं होता। सो हाउ कैन द नॉइज पॉल्यूशन भी कंट्रोल इन रेजिडेंशियल एरिया में क्या क्या करते हैं। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। अब नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है उन्हें दूर सेटअप किया जाता है, अवे फ्रॉम सच एरिया, रेजिडेंशियल एरिया। जो ऑटोमोबाइल हॉर्न्स होते हैं उन्हें मिनिमाइज किया जाता है, इवन आपने कुछ जगह देखा होगा कुछ जोन्स को नो हॉकिंग जोन बनाया जाता है। टीवी और म्यूजिक सिस्टम्स को शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, ये देखिए trees must be planted along the roads and around buildings to cut down the sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effects of noise pollution। तो trees यहाँ पर भी कितना major role प्रोवाइड करते हैं। देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, है ना, जो बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, ये तो बाय बर्थ हो जाती है लोगों को। और पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिसीज, या तो कोई डिसीज से या फिर इंजरी से या फिर एज फैक्टर की वजह से भी लोगों को सुनने में दिक्कत होने लगती है। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर, है ना, जब वो उनको सुनाई नहीं देता बाय बर्थ तो क्या होता है उन्हें कुछ साइंस लर्न कराए जाते हैं, लर्निंग sign language, or such children can communicate effectively because speech develops as a direct result of hearing। जब तक सुनाई नहीं देगा तो बोलेंगे कैसे, सुनने से ही तो सीखा जाता है। तो क्या होता है वो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना तो वो बोलने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी डिफेक्टिव स्पीच हो जाती है। सो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ। तो उन लोगों की लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बनाए गए हैं जो उन्हें किसी ना किसी वे में हेल्प कर सके। तो इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो मेरी पीपीटी बेस्ड होगी। थैंक यू सो मच।